हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? तो किस अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1858 और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से एक महासंघ या संघ बनाने का प्रावधान किया जाता है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। उस संघ में ब्रिटिश क्षेत्र शामिल होगा, अर्थात जो भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र था उसको शामिल किया जाएगा, अर्थात ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया जाएगा। और इस संघ में देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था उनको शामिल किया जाएगा इस संघ में, जिसे वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था और टोटल 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और ब्रिटिश प्रांत देखा जाए उस समय कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इनको शामिल करके एक संघ बनाने का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो भारत शासन 1935 के माध्यम से कहा गया कि एक संघ बनाया जाएगा और उस संघ में ब्रिटिश प्रांत शामिल होगा, जो 11 प्रांत थे, देशी रियासतें शामिल होंगी और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र शामिल होगा इस संघ में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहली विशेषता क्या है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, अर्थात प्रांतों में जो कार्यकारी सरकार है उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। पहला जो ऑप्शन है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, ये ऑप्शन गलत है। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है, ये भी आंसर सही है। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम इसको थोड़ा समझ लें। जैसा कि हम जानते हैं, जब भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा गया और इसके माध्यम से देखा गया जो केंद्रीय, एक है केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। जैसे यहाँ मद्रास प्रांत है, प्रांतों में भी प्रशासन चलाया जा रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी प्रशासन चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर प्रशासन देखा जाए तो गवर्नर जनरल या वायसराय की सहायता के लिए एक परिषद हुआ करती थी। उस परिषद में एक कार्यकारी परिषद थी और दूसरी विधायी परिषद थी। उसी प्रकार जो प्रांत हुआ करते थे, जैसे यहाँ बॉम्बे प्रांत है, यहाँ मद्रास प्रांत है, यहाँ बंगाल प्रांत है, इन प्रांतों में भी प्रशासन गवर्नर के माध्यम से चलाया जा रहा था और गवर्नर की सलाह के लिए एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी और एक विधायी परिषद हुआ करती थी। अब प्रांतों में क्या किया जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाएगी और इसके माध्यम से जो प्रांतीय विषय है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा एक होगा हस्तांतरित विषय और दूसरा होगा आरक्षित विषय। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो प्रांतीय विषय था उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक हस्तांतरित विषय होगा, दूसरा आरक्षित विषय होगा। आरक्षित विषय पर कानून कौन बनाएगा? जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी और गवर्नर मिलकर क्या करेंगे, आरक्षित विषय पर कानून बनाएंगे। और हस्तांतरित विषय पर जो मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई थी, मंत्रिपरिषद और गवर्नर मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के माध्यम से की गई। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्र में क्या परिवर्तन किया गया, जो विधायी परिषद थी केंद्र की, उसको 2 सदन में विभाजित किया गया। एक होगा केंद्रीय विधानसभा और दूसरा होगा
राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया। तो केंद्र में क्या परिवर्तन किया गया कि केंद्र में जो विधायिका है उसको द्विसदनी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया और प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। विषयों का विभाजन किया जाता है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में डिवाइड किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो था कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसकी शुरुआत होती है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की जाती है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, जबकि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसमें व्यवस्था की गई। अगला जो तीसरा ऑप्शन था, कहा गया कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से जो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग किया जाता है, हालांकि इसका स्पष्टीकरण 1935 में किया गया, जिसमें 3 सूचियों का निर्माण किया जाता है, एक संघ सूची, एक प्रांतीय सूची और एक समवर्ती सूची में डिवाइड किया जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है, हस्तांतरण किया जाता है विधायी शक्तियों का, आगे चलकर 3 सूचियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें 2 ऑप्शन सही था, पहला और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और चौथा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो राइट आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से कहा गया बर्मा को 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत से अलग कर दिया गया। लेकिन इसको शामिल कब किया गया था पूर्ण रूप से? तो 1885 में पूर्ण रूप से बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो डफरिन के समय पूर्ण रूप से तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से पूर्ण रूप से 1885 में बर्मा को विलय कर लिया गया था। अलग कब कर दिया गया? बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका अर्थ क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसमें ऑप्शन है 1773, 1774, 1775, 1784। इसका जो राइट आंसर है वह है 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। जबकि प्रावधान कब किया जाता है? प्रावधान की बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इम्पे थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई? पहला ऑप्शन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, दूसरा है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह है 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारतीय विधायिका को प्रथम बार द्विसदन में परिवर्तित किया गया। हमने ऊपर पढ़ा देखा गया कि जो केंद्रीय प्रशासन है भारत का, गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के द्वारा चलाया जा रहा और उसकी सहायता के लिए परिषद हुआ करती थी, जिसमें 2 परिषद थी, एक कार्यकारी परिषद और दूसरी विधायी परिषद। कार्यकारी परिषद और एक है विधायी परिषद। विधायी परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। इसमें कहा गया कि एक निम्न सदन होगा और एक उच्च सदन होगा। निम्न सदन को कहा गया केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन को कहा गया राज्य परिषद।
केंद्रीय विधानसभा को वर्तमान में हम लोकसभा के रूप में देखते हैं और राज्य परिषद को हम वर्तमान में राज्य सभा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ से जो विधायी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसको द्विसदन में परिवर्तित कर दिया जाता है। कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। वहीं यहाँ भारतीय विधायिका का अर्थ है केंद्रीय विधायिका में क्या परिवर्तन किया गया। और प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था कब की जाती है? वह समय है 1935 के माध्यम से प्रांतीय जो विधायिका थी उसको द्विसदन में परिवर्तित कर दिया जाता है। कब? 1935 में। जबकि केंद्रीय जो विधायिका उसको द्विसदन में परिवर्तित कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें बम्बई प्रांत है, यहाँ मद्रास प्रांत, यहाँ बिहार प्रांत है, यहाँ बंगाल प्रांत है, यहाँ असम प्रांत है, यहाँ संयुक्त प्रांत, इन सब क्षेत्रों में द्विसदन की व्यवस्था की जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। जबकि केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की जाती है विधायिका में 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो भारतीय शामिल किए गए थे विधायी परिषद में, उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है या चर्चा करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया। आगे चलकर 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। तो केवल बहस करने का अधिकार कब दिया गया? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अर्थात डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 1813 व 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, दूसरा है 1833-1853 का चार्टर अधिनियम, तीसरा है 1858-1919 का भारत शासन अधिनियम, चौथा है 1861-1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है 1813 व 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से अंशतः और पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। थोड़ा इसको हम समझते हैं। हमने देखा पिछले क्लास के माध्यम से कि एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारत में आती है व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में। एक चार्टर के माध्यम से अधिकार दिया जाता है कि 15 वर्षों के लिए कंपनी क्या कर सकती है? भारत में व्यापार कर सकती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आती है। हालांकि 1609 ईस्वी में एक चार्टर के माध्यम से कहा गया कि अब कंपनी असीमित समय के लिए भारत में व्यापार कर सकती है। तो 1609 ईस्वी में चार्टर के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई है वह असीमित समय के लिए व्यापार कर सकती है। लेकिन 1793 का जब चार्टर एक्ट लाया जाएगा, इसके माध्यम से कहा गया कि केवल अब अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी क्या कर सकती है? भारत में व्यापार कर सकती है। यह प्रावधान कब किया जाता है कि 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया जाता है कि अब केवल 20 वर्षों के लिए कंपनी व्यापार कर सकती है भारत में। और अगला जब चार्टर एक्ट लाया जाता है वह चार्टर एक्ट है 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि फिर पुनः बढ़ाया जाता है, 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार को बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि केवल अब चीन और चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से देखा जा रहा है कि चीन और चाय के साथ एकाधिकार कंपनी का बना रहा, और जबकि अन्य क्षेत्रों में एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात कोई भी व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारी अब भारत में व्यापार कर सकता है कंपनी के अतिरिक्त। और 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया जाएगा, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वह पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के। जहाँ देखा जा रहा है 1833
तक आते आते जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, जबकि यहाँ एकाधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार बना रहा। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है कि अंशतः व पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया, तो अंशतः की बात की जाए तो 1813 में, जबकि पूर्णतः समाप्त किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम समझते हैं क्या है। जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है, 1833 के चार्टर के माध्यम से कहा गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनता है और इसको या भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया जाता है कि एक लॉ कमीशन का गठन कर सकती है, लॉ कमीशन का गठन कर सकता है। तो एक लॉ कमीशन के गठन का अधिकार किसे दिया जाता है? भारत के गवर्नर जनरल को। और इस दिशा में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में प्रथम लॉ कमीशन का गठन किया जाता है 1835 में। प्रावधान कब किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, और कहा गया कि एक लॉ कमीशन कौन गठित कर सकता है? गवर्नर जनरल कर सकता है। और आगे चलकर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम लॉ कमीशन का गठन किया जाता है भारतीय कानूनों को कोडिफाई करने के लिए। 1835 में एक लॉ कमीशन का गठन किया जाता है और उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? पहला है भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो राइट आंसर है वह भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है वह क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी से प्रेरित है वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 के तहत वर्तमान में राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है और उसी से प्रेरित है कि वर्तमान में राष्ट्रपति भी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से कहा गया अब जो भी नियुक्तियां होंगी वह प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रभाव को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रभाव को कम कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। अब जो नियुक्ति होगी वह प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी। यह प्रावधान किया जाता है 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। अगला है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? पहला है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ क्या है कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक कार्यकारी और एक विधायी। अब विधायी परिषद में कहा गया सरकारी सदस्य होंगे
और कुछ गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी में कहा गया कुछ भारतीय भी हो सकते हैं और अन्य ब्रिटिश सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इनका चुनाव कहा गया कि कुछ नॉमिनेटेड होंगे और कुछ क्या होंगे, चुनाव के द्वारा या अप्रत्यक्ष इलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे। और हालांकि अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग इस एक्ट में नहीं किया गया। तो शुरुआत माना जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम विधि सदस्य थे। पहला ऑप्शन है BN राव, दूसरा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तीसरा है, यहाँ B होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए। C वाला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, D ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू। तो इसका जो राइट आंसर है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया जाता है। कब? 1909 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। यहाँ भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कार्यकारी परिषद थी और एक विधायी परिषद थी। कार्यकारी परिषद में पहली बार 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से किसी भारतीय को शामिल किया जाता है और वह भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार किसी भारतीय को कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाता है और वह सदस्य हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है? पहला ऑप्शन है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, दूसरा है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, तीसरा है 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, चौथा ऑप्शन है 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को या मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसी एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है और पहली बार किसी वर्ग को या मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लियोनेल कार्टिस। तो लियोनेल कार्टिस क्या है? द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? उन्नीस 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधान पालिका, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल और ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां 1935 के माध्यम से किसके पास नहीं थी? गवर्नर जनरल के पास। जब हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उस समय देखा गया जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिसमें 3 सूचियों का निर्माण किया जाता है। एक होगा संघ सूची और एक होगा संघ सूची, प्रांतीय सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। प्रांतीय सूची पर कानून कौन बनाएगा? प्रांत कानून बनाएंगे। और संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्रीय जो सत्ता है या प्रशासन है, संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांत दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं शामिल है उसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ।
अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित की गई? गवर्नर जनरल के पास। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित होंगी? गवर्नर जनरल के पास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? इसमें ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि चाय और चीन पर कंपनी का एकाधिकार अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि चाय और चीन पर कंपनी का अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी क्या कर सकते हैं? भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहता है इस एक्ट के माध्यम से। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से चाय और चीन पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष रुपए 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया जाता है कि भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? पहला 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी है 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। तो 1935 के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। जब हम 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से देखा गया जो प्रांतों में क्या किया जाता है, जो प्रांतीय प्रशासन है, जैसे यहाँ बॉम्बे प्रांत है, यहाँ पर मद्रास प्रांत है, इन प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। द्वैध शासन के अंतर्गत जो प्रांतीय विषय हैं उनका विभाजन किया जाता है। एक होगा हस्तांतरित विषय और दूसरा होगा आरक्षित विषय। तो यहाँ हस्तांतरित विषय होगा और एक होगा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर कानून किसके माध्यम से बनाया जाएगा? गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा। सॉरी, यहाँ पर गवर्नर प्लस मंत्री परिषद की सलाह पर कानून बनाएगा और आरक्षित विषय पर कानून बनाएगा गवर्नर प्लस कार्यकारी परिषद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। तो यहाँ विषयों का विभाजन किया जाता है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में डिवाइड किया जाता है। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा तो यहाँ आरक्षित विषय को खत्म करके पूर्ण रूप से हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया जाएगा और यहाँ से क्या होता है? प्रांतीय जो स्वायत्तता की शुरुआत होती है, अर्थात आगे चलकर इन प्रांतों में जैसे विभिन्न प्रांत थे, इन प्रांतों में क्या किया जाएगा? इलेक्शन कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। तो यहाँ से उत्तरदायी सरकार, पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की शुरुआत होती है प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका जो राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से सचिव पद का सृजन किया जाता है। 1858 में हमने देखा जो भारत का प्रशासन है, भारत का प्रशासन कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा था और कुछ लोगों द्वारा भारत में इसका प्रशासन बैठ के
चलाया जा रहा था। भारत में कौन था? गवर्नर जनरल था। और ब्रिटेन में संस्था थी 1858 के पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक नई संस्था का गठन किया जाता है, इंडियन काउंसिल। तो इंडियन काउंसिल का गठन किया जाता है और यह कब किया जाता है? 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। इस इंडियन काउंसिल में कुल 15 मेंबर होंगे और इसका जो प्रमुख होगा वह होगा सचिव, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। तो भारत राज्य सचिव के पद का सृजन कब किया जाता है? 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। और भारत में क्या परिवर्तन किया गया इस एक्ट के माध्यम से हम थोड़ा समझ लें। भारत में परिवर्तन किया गया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वायसराय की उपाधि दी जाती है। तो वायसराय की उपाधि कब दी जाती है? 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ देखा गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इंडियन काउंसिल का गठन किया जाता है और एक सचिव का पद का सृजन किया जाता है और जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। और भारत में क्या परिवर्तन किया गया? जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय की उपाधि दी गई और पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेगू उस समय क्या था? भारत राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड वर्तमान में उस समय तात्कालिक वायसराय था। इन्हीं के प्रयासों से यह अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1919, इसलिए इसे कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया और उसको समझने का प्रयास किया गया। तो आज की क्लास में बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।